Assalamu alaikum everyone. Welcome to our 7th podcast. मेरा नाम है जवेरिया और मेरा नाम है रजा एंड टुगेदर वी आर द सिबलिंग एक्ट। आज है हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार गेस्ट यूके की मैच मेकर मिसेस हुमा इम्तियाज एंड आवर बिलवेड पुप्पो। Assalamu alaikum, Javeria and Raza. Thank you very much for inviting me and giving me the opportunity to talk about matchmaking in this forum. बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बेटे, मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है। आपके सुनने वालों के लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा मैच मेकिंग करियर जो है, उसको मैंने शुरू करने की तो मेरे ख्याल में बहुत पहले ही कोशिश शुरू कर दी थी। 20 साल पहले मेरी कोशिशें शुरू हो गई थी और मुझे लगता है मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था चीज़ में। लेकिन मेरा पहला सक्सेसफुल जो रिश्ता हुआ है वो अब से माशाल्लाह 8 साल पहले हुआ है। इसमें मैंने खुद मुझे बहुत ही पर्सनल मेरा इंटरेस्ट था और मेरे भतीजे रियाज़ुर रहमान का आपके बड़े भाई का रिश्ता हुआ। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सफ़र मेरा शुरू होता गया और बहुत सारे फैमिली के बच्चे और फिर उसके बाद जो है बाहर के बहुत सारे लोग, मेरे ख़्याल में ये चीज़ वर्ड ऑफ माउथ फैलती चली गई और लोग जो हैं उन्होंने खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो सफ़र है ये जारी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फ़ज़ल और करम है और उसकी ख़ास इनायत है और मैं बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह से कि जो रिश्ते हों वो सब कामयाब रहें और सब बच्चे खुश रहें। बहुत दुआएँ करती हूँ, जब रिश्ते का सिलसिला शुरू होता है तब से दुआएँ करना शुरू करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सिलसिला जारी और सारी है। ज़बरदस्त पप्पो, ये तो हमें भी सबको पता है और जो जिनको आपके बारे में नहीं पता, माशाल्लाह आपका हर दफ़ा जो भी आप रिश्ता कराती हैं जिसका भी, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहता है। तो नेटफ्लिक्स को जवेरिया नेक्स्ट सीरीज जो है ना वो पप्पो पे बनानी चाहिए, वो इंडियन मैच मेकर को हटा दें और अब ये होनी चाहिए कि न्यू कासिल की माशाल्लाह मैच मेकर जो है उनका बनाना चाहिए। तो हम पहले सवाल से जो आपके साथ शुरू करूंगा, मैं जो पहला सवाल है वो है कि ये जो मैच मेकिंग है ये सिर्फ यूके तक है या ये कौन कौन सी कंट्रीज में आप करा चुकी हैं, या आपके वसाइल हैं, या आप लोगों को जानती हैं, क्या इसका वसी नेटवर्क है आपके पास, कहाँ कहाँ आप करा सकती हैं लोगों के? देखो बेटे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो काम है ना ये अपनी फैमिली ही से शुरू हुआ था और कुछ मेरा ख़ास इंटरेस्ट था और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि मैं बहुत सोचती थी और ये इसके पीछे की एक कहानी छोटी-सी ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती थी। यहाँ पे लोग अपने बच्चों के लिए बहुत, बहुत, बहुत परेशान रहते हैं और हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें और वजह है। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ कम्युनिटी के लिए करूँ, बहुत सोचा और मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की कि मुझे कोई अल्लाह मुझे रास्ता दिखाए और खुद ब खुद ये चीज़ फिर होती चली गई। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में कुछ मैच मेकर्स हैं जिनके साथ हम मेरा ग्रुप बना हुआ है एंड वी ऑल आर डूइंग फी सबीलिल्लाह। हम किसी से कुछ चार्ज नहीं करते, कोई पैसे नहीं लेते। इसी तरह कनाडा में एक हैं, 1-2 ख़वातीन हैं। यहाँ पर इंग्लैंड में हैं ख़वातीन जो इसी तरह फी सबीलिल्लाह काम करती हैं। तो उनके साथ है, हम आपस में अपने एक्सचेंज करते हैं कि भई मेरे पास ये बच्चा है, मेरे पास ये बच्ची आई हुई है, फिर हम देखते हैं, वो मुझे कॉल करती हैं कि भई हमें इसके लिए मैच चाहिए या मुझे वो सेंड करती हैं उनकी तफ़सीर। तो मेरे पास जो बच्चियाँ या बच्चे होते हैं, हम उनसे मैं मैच करती हूँ कि अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रही होती है, तो मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले फिर लड़की लड़की की फैमिली को भेजती हूँ। अगर लड़की की फैमिली ओके करती है, तो उनकी रज़ामंदी से
फिर ये लड़के की फैमिली को लड़की का बायोडाटा जाता है। अगर लड़की की फैमिली मना कर देती है, तो फिर लड़की का बायोडाटा हम कहीं नहीं भेजते हैं। सो ये मेरा तरीका है, मेरा अपना तरीका। मेरा किसी के साथ कोई ग्रुपिंग और ये सब कुछ नहीं है कि मेरे कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि पर्सनली मेरे यहाँ पे भी जानने वाले हैं, कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो कि 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि ये काम कर रही हैं। तो एक हमारा आपस में एक नेटवर्क सा मेरे थ्रू वो सब कनेक्टेड हैं। तो वहाँ से कोई रिश्ता आता है, जैसे पाकिस्तान की मैचमेकर भेजती हैं कि इनको कनाडा का चाहिए, तो वो कनाडा ट्रांसफ़र हो जाता है, वो मुझे यहाँ बताती हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में भी, अमेरिका में भी, यूएई, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में हर जगह ही लोग हैं, और वो फिर सुन के मुझे फ़ोन करते हैं, और इस तरह से सिलसिला आगे चलता है। ये तो आपने सही कहा है, हमने खुद फैमिली में भी देखा है आपका बहुत माशाल्लाह डिफरेंट जगहों पे आपने करवाए हुए रिश्ते, लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ तक गए हैं। तो ये तो आप कह रही हैं कि आपका नेटवर्क इतना वास्ट है, ये तो ज़रूर है। 2 मैं आपसे सवाल पूछूँ तो एक तो है कि आप मुझे ये बताएँ कि आपके जो ड्यू डिलिजेंस है रिश्ता पक्का होने से पहले मतलब आप हुँ, लोग क्या हुँ। छान-बीन, क्या चीज़ एक उठाते हैं कि हमें ये चाहिए ताकि हम आगे लोगों तक पहुँचा पाएँ ये रिश्ता। आप क्या चीज़ इस तरह देखती हैं? देखो बेटे, इट्स सो डिफिकल्ट कि मैं किसी की पूरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करूं। और मुझे लोग कॉल करते हैं जैसे, और वो मुझे कहते हैं कि आप इन्हें पर्सनली जानती हैं, तो मेरा सबसे पहले जवाब ये होता है कि मैं उन्हें उतना ही जानती हूँ जितना आपको जानती हूँ। उन्होंने भी मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स दी हैं। अच्छा, ज्यादातर मेरे साथ ये होता है जवेरिया कि मैं शायद इसको ना कोई प्रोफ़ेशनली या उस तरीके से नहीं लेती हूँ। मेरी उनमें से 80% जो लोग हैं ना, बल्कि उससे भी ज़्यादा उनसे मेरी दोस्तियाँ हो गई हैं, और 4-4 5-5 साल से हैं, जिनके एक बेटे का हो गया, वो दूसरे बेटे या बेटी के लिए हैं, और वो मुझे कॉल करते हैं, और मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। जैसे बहुत सी 2-3 फैमिलीज़ अमेरिका में, मैं कभी उनसे नहीं मिली, लेकिन वो मुझे कॉल करती रहती हैं, पता करते हैं। तो जब आप 3-4 साल से किसी से इस तरह कॉन्टैक्ट में होता है, दे कंसिडर मी लाइक द सिस्टर्स, कोई कहती है आप मेरी छोटी बहन है, कोई कहती है आप मेरी बड़ी बहनों की तरह से। तो फिर आप जब 4 साल से किसी से फ़ोन पे या 5 साल से बात कर रहे हैं, तो आपको उनकी नेचुरली फैमिली का भी पता चलता है। आपको वो अपनी ही फैमिली के मज़ीद लोगों को भी वो आपको रेफ़र करते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होती है। फिर मैं उन्हें जहाँ मुख्तलिफ़ लोगों के घरों में भेजती हूँ, वहाँ से भी मुझे फ़ीडबैक आती है। जब मेरे पास कोई फ़ोन आता है, तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए, मेरी लड़के या लड़की की वालिदा से तो बात हुई हुई है। उनके मुतालिक तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि देखो, अब उम्र और तजर्बे के साथ हमें पता चल जाता है कि कौन प्रिटेंड कर रहा है, कौन जेन्युइन है, किसकी बहुत हाई डिमांड्स हैं, कौन जो है वो डाउन टू अर्थ है बिल्कुल, कौन जो है वो अगर बहुत हाई-फाई कोई फैमिली है, तो उनको उस तरह का मैच चाहिए, तो ये सब हमें पता होता है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि आप पर्सनली लड़के या लड़की को जानती हैं, तो बेटे मेरी अ, परसेंट सिवाय 1 या 2% के, मेरी जो बातचीत होती है वो पेरेंट्स से होती है, या तो फादर से या मदर से। 2-3 केसेज़ ऐसे हैं जो डायरेक्टली लड़कियों ने या लड़के ने मुझे अप्रोच किया है। मेरे ख़्याल में 3% केसेज़ होंगे कि वो खुद से उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, वरना मेरी कभी लड़के और लड़की से बात नहीं ऐसे हो पाती। लेकिन जो लोग अ मतलब जो फैमिली है मेरी, या अगर कोई फ्रेंड्स हैं, उनके बेटे या बेटियाँ होती हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों से बात करूँ, मैं लड़के से बात करूँ, मैं लड़की से बात करूँ, और मैं पूछूँ, क्योंकि माँ की और बच्चों की पसंद जो है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होती है, डिमांड्स मुख्तलिफ होती हैं। माएँ कुछ और चाह रही होती हैं और बच्चे कुछ और होते हैं, और ये बहुत ही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से रिश्ता होने में बहुत मुश्किलात होती हैं। वैसे पप्पू आपने जो बातें बताई उससे मैं थोड़ा सा ये कंक्लूड करूंगा कि आप इनिशियली आपको आइडिया होता है
काफी लोगों के बारे में, हम्म, उनसे बात करके एक आपने रिलेशनशिप डेवलप की हुई होती है कुछ लोगों से ओवर द नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर, और उसके बाद जो है जो असल और फाइनल ड्यू डिलिजेंस है, यानी कि जो आखिरी की ड्यू डिलिजेंस है, जो प्रॉपर अपने आप को मुतमईन करें, वो लड़का और लड़की वाले खुद करें, वो जिस हिसाब से बिल्कुल कर सके, बिल्कुल। ताकि फिर देखो उनके बेटे, आगे। बहुत बड़ा काम है। मैं खुद बेटी की माँ हूँ, मैं ये चीज बहुत अच्छी तरह फील कर सकती हूँ। और मैं ये भी समझती हूँ कि मैं किसी के कहने से या किसी की गारंटी लेने से मुतमईन नहीं होंगी जब तक कि मैं खुद हम खुद इन्वेस्टिगेट ना कर लें, हम खुद ना मिल लें और मुतमईन हो जाएं। मैं किसी के कहने से कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है, मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं उसको दे दूंगी। तो अगर आप मुतमईन हैं तो फिर आगे चलें। ये तो ये काम जो है तो माँ-बाप का ही होता है, दोनों साइड के, और बच्चों का होता है। वो एक-दूसरे से मुतमईन है तो माँ-बाप जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन फैमिलीज़ की तो करवा। अच्छा पप्पू, तो ये बताएं एक और चीज के, आप मुझे बताएं खसूसी के मैच मेकिंग यूके में कितनी क्या उसका सीन है, कैसे होती है, और वहाँ पे जो बच्चे हैं सिर्फ यूके में नहीं बल्कि बाहर भी, क्योंकि आप दुनिया भर में लोगों के माशाल्लाह रिश्ते कराती हैं, तो आई अज्यूम कि ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के ही आप रिश्ते कराती हैं, और जी, इनका बिल्कुल। एलिजिबल बैचलर्स का माइंडसेट क्या देखिए बेटे, वेस्ट का माइंडसेट जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न बच्चे जो हैं, जो यहाँ के बोर्न एंड रेज्ड हैं, उनकी सबसे पहली डिमांड ये होती है कि वो चाहे लड़की हो या लड़का, 99% उनकी डिमांड ये होती है कि वो यहीं का ही बोर्न एंड रेज्ड स्पाउस चाहते हैं। ठीक है? सबसे पहली बात ये होती है, और वो इतने इस चीज़ में रिजिड हैं, मतलब बेशतर उनमें से, कि उनको आप कितना ही समझा लें, कन्विंस करने की कोशिश कर लें, तो अब मैंने कोशिश छोड़ दी है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उन्होंने नहीं करनी। वो सिर्फ़ उनकी सबसे पहले डिमांड होती है कि यहीं का हो। अच्छा, अब जब यहीं का होता है, तो दूसरा मसला आता है। हमारे साथ जो है ना मसला ये हुआ है, हम जो पाकिस्तानी जो 30-35 साल पहले आ गए, स्पेशली वो लोग, हम तो फिर भी एक मॉडर्न सोच के साथ आए हैं और देख रहे हैं, और लेकिन वो जो लोग आ गए हैं ना, वो 2 किश्तियों में सवार हो गए। बच्चे उनके चाहते हैं कि हमारे स्पाउस में, अब ये बात कर रही हूँ, 1 2-3 फैमिलीज़ मेरे ज़हन में आ रही हैं जिनके के लड़के हैं, ठीक है? माँ-बाप ये चाहते हैं, सॉरी, लड़का ये चाहता है कि मेरी यहीं की ही बोर्न एंड रेज़्ड हो, ठीक है? अब माँ-बाप की ख़्वाहिश ये है, और लड़का भी फिर माँ-बाप के कहने में, कि बच्ची जो है वो हमारे साथ रहे, जो सिस्टम हम पाकिस्तान में देखते आए हैं हमेशा से, वही सिस्टम हम यहाँ पे चलाना चाहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम। होता ये है कि जो बच्ची यहाँ पे रह रही है, उसने तो वो सिस्टम ही नहीं देखा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, आप सब यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माँ-बाप होते हैं और बच्चे होते हैं, और एज़ यू नो, आप दोनों इस चीज़ से फ़ैमिलियर हैं कि यहाँ पे तो जब बच्चे बड़े होते हैं, अपनी एजुकेशन नहीं बाहर चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज़, दूसरी सिटीज़ में जहाँ भी एडमिशन होता है, फिर जब जॉब्स होती हैं तो फिर दूसरी सिटीज़ में माँ-बाप से अलग इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं, चाहे वो लड़की हों, चाहे लड़के हों। तो उसमें अगर ये डिमांड की जाए कि भाई जो स्पेशली लंदन बेस्ड फैमिलीज़ है ना, वहाँ तो सब यही निकलता है कि जी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम चाहते हैं। लड़की जो है ये सुनते ही इनकार कर देती है, क्योंकि उस बच्ची ने देखा ही नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम। उसने तो एक न्यूक्लियर फैमिली देखी है। बात बहुत आगे तक प्रोसीड हो चुकी होती है, लड़का-लड़की को सब कुछ एक-दूसरे की समझ में आ गई होती है, हर चीज़ बड़ी अंडरस्टैंडिंग, मगर इस पॉइंट पे आके लड़के वाले इधर अटक जाते हैं और लड़की जो है वो इस बेस पे इनकार कर देती है। तो ये यहाँ की बेइंतहा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि मुझे मैं बहुत फेस करती हूँ ये। ये तो आपने सही कहा है, बहुत ही डिफरेंट है
पाकिस्तान में बहुत ही क्लोज़ निटेड फैमिलीज़ होती हैं और यहाँ पे इसी तरह अकेले रहते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो गोरों का ही वो उठा लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं कि माँ-बाप को फिर कहते हैं छोड़ देते हैं वो बेचारे 50-60 में। मतलब लोगों की अपनी डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत लोग फिर अकेला ही रहना चाहते हैं। माँ-बाप भी इस तरह होते हैं कि कहते हैं बस हम अकेला ही रह लें, तो बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट है। लेकिन आप पप्पू, आप ये मुझे बताएँ कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द परफेक्ट एज कि एक लड़का या एक लड़की दोनों क्या एज होनी चाहिए कि एक सेटल्ड लड़का होना चाहिए, थोड़ा-सा उसने करियर बना लिया है, लड़की को भी करियर बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या परफेक्ट एज है एक शादी के लिए? देखो जवेरिया बेटे, मेरे नज़दीक कोई परफेक्ट एज नहीं है। परफेक्ट एज वो है जब लड़की भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए, और लड़का भी, वही परफेक्ट एज है। मेरे जिस एरा की मैं हूँ, जिस ज़माने की मैं हूँ, उस वक़्त हम लोगों के यहाँ 22-23 साल की एज होती थी कि बस जी हो जानी चाहिए। लड़की जो है वो 25 की हो गई तो वो ओवर एज्ड हो जाती थी। आजकल लड़कियां 25 से पहले शादी करना ही नहीं चाहती हैं, इसलिए कि वो निकलती हैं अपनी एजुकेशन, 22-23 साल की उम्र में एजुकेशन कंप्लीट होती है। फिर वो थोड़ा दुनिया को अपने तौर पे एक्सप्लोर करना चाहती हैं, अपना करियर में कुछ चाहती हैं कि आगे थोड़ा सेटल हो जाएं, अपने कदम जमा लें, थोड़ा सा जिंदगी को देख लें, उसके बाद वो इस चीज को सोचती हैं। अच्छा, माई जो है हमारे यहाँ, हमारी पाकिस्तानी ओरिजिन की टिपिकल जो हमारे यहाँ की एक मेंटालिटी है, वो बच्ची जब जहाँ उसने 20 क्रॉस किया, माएँ जो हैं वो परेशान होना शुरू हो जाती हैं। अब वो कॉन्टैक्ट करती हैं, जिनकी 21 साल की बेटी है, उनको तो मैं कहती हूँ कि देखिए जी, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है। मसला ये है कि 21 इयर्स की बच्ची है, बच्चियाँ आजकल चाहती हैं 2-3 इयर्स से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो। तो कोई भी लड़का इतनी जल्दी 23 साल की उम्र में, मेरे ख्याल में एक आध ही कोई होता होगा, जिसके भई अपनी फैमिली पीछे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फैमिली सेटल्ड है, अम्मा-अब्बा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ही इतनी जल्दी शादी करते हैं, वरना 22-23 साल की उम्र में लड़के नहीं, 23-24 साल की उम्र में बहुत कम लड़के होते हैं। आपको इधर एक बात हुँ, कहना चाहूँगा कि जब आपने मेंशन किया ना कि आजकल लड़कियाँ जो हैं वो जल्दी नहीं करना चाहती हैं, अपना करियर नहीं छोड़ना हुँ, चाहती। हुँ, मेरे ख़्याल हुँ। में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एज़ अ फ्री पर्सन, एज़ अ बैचलर आप एक्सप्लोर करें। दुनिया में बिल्कुल, क्या है, क्या बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। अपने हॉराइज़न्स को आगे लेके जाएँ, उसको एक्सटेंड करें, हुँ, आगे जाएँ, आप कॉन्फिडेंस पैदा करें। देखिए, अब आजकल शादी सिर्फ़ ये नहीं है कि भई आप घर आपने साफ़ कर लिया, बच्चे को देख लिया और ये कर लिया। बिल्कुल, ख़वातीन को भी ज़रूरी है 100% एग्रीड। कि वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपना वो एक्सपोज़र जो है वो बढ़ाएँ और वो आगे जाएँ एंड दे गो टू बिगर एंड बेटर थिंग्स, और फिर इंशाल्लाह अलोंग द वे एक सूटेबल बिल्कुल। मैच हो और वो आपस में कर लें, ताकि यहाँ पे अब जैसे मैं अपनी आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, कोई इतनी ज़्यादा फैमिली नहीं है। तो अगर मेरी बीवी बाहर जाके काम करती है, वो अपना एक्सपोज़र भी बढ़ाती है, वो उसको पता होता है माशरे में चल क्या रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से काम आपको खुद बाहर के भी करने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि शौहर ही सारे काम कर रहा होता है और बीवी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये बिल्कुल कल्चर ही खत्म हो गया। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बीवी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसने दुनिया देखी हुई है, जिसको पता हो, एक मैच्योरिटी लेवल उससे भी डेवलप होता है। तो आई थिंक इफ गर्ल्स आर थिंकिंग अबाउट दैट, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, मोर पावर टू देम, एंड आई थिंक दे शुड एक्सप्लोर मोर बिफोर दे गेट मैरिड। मैं ये कह रही थी जवेरिया, सॉरी बेटे, मगर मैं बहुत उसके साथ माशाल्लाह कह के तुम्हारी एग्जांपल देती हूँ अक्सर लोगों को कि मेरी भतीजी है यहाँ पर, वो माशाल्लाह शी इज़ अ वर्किंग गर्ल, वर्क भी करती है, घर को भी मैनेज करती है, उसका हस्बैंड उसके साथ दोनों एक टाइम देते हैं अपने वर्क को। उसके बाद जब वर्क खत्म होता है उनका, क्योंकि आजकल तो ज़ाहिर है सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलके किचन को भी मैनेज करते हैं, घर को भी मैनेज करते हैं। तो मैं उनको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो ये है। वो नहीं है कि जी गोल रोटियाँ बना के खिलाओ और शौहर क्यों किचन में जाए। आजकल वो वाली जनरेशन खत्म हो गई है, और अगर आज की लड़की से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, मैं यूके, कनाडा, अमेरिका, इसकी मैं इस वक़्त पाकिस्तान की बच्ची की बात नहीं कर रही, वो अभी हम करेंगे।
मैं इस वक़्त यहाँ की बच्ची की बात कर रही हूँ। यहाँ की जो बच्ची है, उसने अपनी माँ को यही करते हुए देखा है और उसने अपने फादर को भी देखा है कि वो मदर को किस तरह हेल्प करता है शुरू से। तो अगर आप उस बच्ची के अंदर वो क्वालिटीज़ चाहती हैं जो कि आपकी जब 35 इयर्स पहले शादी हुई थी और आपने किया, तो इसको भूल जाइए। और एक किसी ने मुझे कहा कि जी मेरे बेटे को खाने का बहुत शौक है और मेरे बेटे को तो बहुत मैंने ऐसी चीज़ें बना के खिलाई हैं, मैं लड़की ऐसी चाहती हूँ और वैसी चाहती हूँ। मुझसे नहीं कहा ये इन्होंने डायरेक्टली उससे लड़की लड़की की माँ से कहा। तो उस लड़की ने जवाब ये दिया कि आंटी आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू बिकम अ मेट टू योर सन। आई वांट अ स्पाउस जो मुझे एक इक्वल पार्टनर का दर्जा दे। एंड एग्जैक्टली यही आजकल के बच्चों की सोच है। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये एक बड़ा माँ-बाप में और बच्चों की सोच में ये जो वो आ जाता है ना, एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसकी वजह से अच्छा माएँ जो है ना वो बच्चों से बात नहीं करती, वो अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो मुझे बताती हैं, ऐसा, ऐसा, ऐसा। फिर होता है ये कि जब बच्चे आपस में मिलते हैं ना तो फिर वो कहते हैं कि ये तो हमारी मदर की ख्वाहिश है, ये तो हमारी है ही नहीं। या बच्चियाँ अक्सर जो हैं वो कहती हैं लड़के से जब बात करती हैं कि भई मैं तो आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड येट, माय मदर इज़ फोर्सिंग मी। तो ये ना बड़ी एक फिर मेरे लिए भी बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। आपको तो चाहिए पप्पू कि आप जो है हमेशा लड़का-लड़की से ज़रूर बात करें। पेरेंट्स से बात करने के बाद उनसे ज़रूर बात करें और जहाँ तक आपने बेटे बताया पेरेंट्स नहीं अलाउ करते क्योंकि पेरेंट्स मुझे परस्यू करते हैं ना, पेरेंट्स नहीं नहीं तो आप मुझे अपना ये क्राइटेरिया रखें अथॉरिटी ना, देते आप कि अपना मैं क्राइटेरिया रखें। यहाँ पे बच्चे जो हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी जो एक वो क्लास है ना जो कि एक जिसे हम एलीट का क्लास कह लें या जिसके बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं बड़े जो आपके नामी ग्रामी स्कूल से हैं उधर से पढ़ के निकल रहे हैं तो उनकी भी सोच यहीं के बच्चों जैसी है। तो यहाँ के बच्चों की एक चिढ़ है अरेंज्ड मैरिज, ये मैंने बहुत नोट किया है। अरेंज्ड मैरिज जो है वो उन्हें बहुत बुरी चीज़ लगती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ देखा नहीं है। वो ये देखते हैं कि भई फ्रेंड्स कुछ और नहीं होता तो भई फ्रेंड्स का कोई कॉमन फ्रेंड है या फ्रेंड का कज़िन है या फ्रेंड का कोई है उसने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेटे ये जो है ये अब कोई अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। ये अरेंज्ड मैरिज है ही नहीं, हम भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये एक सूटेबल हमें लगा है आपके लिए, आप गो अहेड टॉक विद मतलब लड़की या लड़का अकॉर्डिंगली आप आपस में एक-दूसरे से टॉक टू ईच अदर। इफ यू थिंक दैट ही और शी इज़ द सूटेबल मैच देन गो अहेड, अदरवाइज़ भई आप अपनी राह लें, वो अपनी राह ले। तो ये कहीं से भी अरेंज्ड चीज़ नहीं होती जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो अरेंज्ड मैरिजेज़ होती थी, वो ये होता था कि रिश्ता आया, अम्मा-अब्बा ने पसंद किया और अम्मा-अब्बा ने कहा, "भई ठीक है ये लड़का है, तुम्हें पसंद है?" तस्वीर दिखा दी या एक दफ़ा मिलवा दिया। एक दफ़ा देख ली उसकी झलक और शादी हो गई। तो आजकल एक दफ़ा मिलना तो कुछ नहीं है, आजकल तो बच्चियाँ चाहती हैं और बच्चे चाहते हैं कि एक-दूसरे से बार-बार मिलें, बात करें। अब तो व्हाट्सएप की सहूलत है। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता नहीं बल्कि महीनों पहले एक-दूसरे को जानें और फिर जाके नेक्स्ट मतलब वो दे आर नॉट इन अ हरी कि बस जी हो जाए ये चीज़। और व्हिच आई थिंक कि वो ठीक है, आजकल के ज़माने में दे शुड टेक देयर टाइम खुद फैसला करें, फैसला उनका होना चाहिए क्योंकि सच्ची बात है मैं हर पेरेंट्स, हर माँ से कहती हूँ कि देखिए आप उन्हें प्रेशराइज़ मत करें। आजकल की जनरेशन वो नहीं है कि अम्मा-अब्बा ने कहीं भी शादी कर ली तो वो उसको चलाते चले जाएँगे खामोश करके। वो आके आपसे कहेंगे कि देखिए आपने प्रेशराइज़ किया था और आज मेरी मिज़रेबल लाइफ़ है और मैं इसमें नहीं चल सकती हूँ या चल सकता हूँ और हम अलग हो रहे हैं। तो उनको अपना फैसला खुद करने दें ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर्स पर भी हो। एक्चुअली यही आपसे नेक्स्ट सवाल था जो काइंड ऑफ आपने आंसर कर दिया, लेकिन अगर आपको ऐड करना है हुँ, कि जो एक होता है ना पाकिस्तान में भी और मेरे भी एज ग्रुप में एक होता है हुँ, कॉन्सेप्ट, यार वो रिश्ता वाली आंटी, यार उनसे नहीं करना, वो हुँ, 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 ये प्रेशराइज़ करती हैं कि नहीं बहुत अच्छी फैमिली है, आप देख तो लें। तो द हुँ, गर्ल अगेन आपने कहा है कि लड़कियाँ हुँ, लड़की रेडी नहीं होते और पेरेंट्स कभी कभार प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं। वो जो रिश्ता वाली आंटी का एक नेगेटिव वो है लोगों के दिमाग में कि यार वो तो इस तरह है हमारे जैसे एज ग्रुप में, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखो जवेरिया, ये पाकिस्तान में इस तरह की रिश्ते वाली ख़वातीन बहुत हैं और मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ़ 2 को जानती हूँ वहाँ पे, जो कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज़ वेल। तो मुझे ये पता है कि वहाँ पे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे हैं, जो कि उन्होंने मुझे बताया, और बहुत से लोग जो वहाँ से पाकिस्तान से मुझे यहाँ फ़ोन करते हैं। यहाँ पे मुझे फ़ोन करके वो पाकिस्तान के रिश्ते चाह रहे होते हैं, मगर वो कहते हैं कि हम टिपिकल रिश्ते वालियाँ, वो पैसे रजिस्ट्रेशन लेती हैं और वो फिर उल्टे-सीधे रिश्ते भेजती हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी ट्रू। 27 इयर्स की हो गई है, तो ये जो रिश्ते वालियाँ हैं, ये समझती हैं कि उसके लिए 40 साल का मर्द भी ठीक रहेगा, बिकॉज़ नाउ शी इज़ 27, तो आगे तो उसका कुछ स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा। ये बिल्कुल ठीक है, मैं इससे बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को वो नहीं कहूँगी कि ये गलत चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है मामला। लेकिन मैं अपने पर्टिकुलर केस में कह रही हूँ कि ये जो 2 ख़वातीन हैं, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। ये अपनी फ़ी लेती हैं, चार्ज करती हैं अपनी सर्विसेज़ का। तो जब मैं किसी से बात करती हूँ, जैसे मेरे पास कोई फ़ोन आया और वो कहती हैं उनकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है कि जी हमें इस्लामाबाद का लड़का चाहिए या हमें सिर्फ़ लाहौर का चाहिए, तो मेरा इतना नहीं है, मैं पंजाब की साइड पे इतने लोगों को नहीं जानती, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि जी 2 मेरी बहुत अच्छी रिलायबल हैं वो इस तरह से, बट दे चार्ज देयर फीस, अपनी सर्विसेज़ की फीस लेती हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि जी आप बीच में रहें, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें डायरेक्ट कर दूँ, जो भी उनके पैसों की बात है वो खुद करें और सब कुछ वो। फिर वहाँ से मुझे कंप्लेन आती है कि जी वो तो इस तरह से भेज रही हैं, वो तो इस तरह, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ जो है ना, ये बिल्कुल है और इस तरह के मसले-मसाइल हैं, लोग बहुत अटके हुए हैं। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हम 6-6 7-7 जगह रजिस्टर हुए हैं, कहीं हमने रजिस्ट्रेशन के 10,000 दिए हैं, कहीं 20,000 दिए हैं, और वो उनका पूरा एक नेटवर्क है, जो कि काम कर रहा है, मगर उनकी समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, तो वो इस तरह से नहीं सोचती। जैसे कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने ज़हन में अपने ख़ानदान की बच्ची या अपनी बेटी को लाके सोचूँगी कि भई अगर ये ऐसी बच्ची है तो इसके साथ क्या मैच होना चाहिए। लेकिन प्रेशर मत डालें। तो हम एक और इसका पार्ट 2 करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो कन्वर्सेशन है विद मिसेस हुमा इम्तियाज़, इसको और जो हमारी पुप्पी हैं उनके साथ जारी रखेंगे। तो जवेरिया, अगर तुम्हारे पास कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हैं फॉर पार्ट 1, प्लीज़ डू टेल मी, वरना मैं इसको क्लोज एंड फिनिश करता हूँ। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ पार्ट 2 के लिए कि हम क्या बातें करेंगे, तो आप जल्दी से क्लोज़ कर लें ताकि हम पार्ट 2 की बातें शुरू करें। तो इंशाल्लाह ताला द पार्ट 2 इज गोइंग टू बी आउट ऑन फ्राइडे, तो आप स्टे ट्यून रहेगा, कीप चेकिंग आवर सोशल पेजेस एंड कीप चेकिंग आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर एक और पार्ट 2 के साथ, एक और नए दिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।